मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ये डिमोनेटाइजेशन था नहीं। नोटबंदी को यदि डिमोनेटाइजेशन कहे तो डिमोनेटाइजेशन में ये होता है कि बड़े नोट सर्कुलेशन से निकाल दिए जाते हैं और छोटे नोटों के भरोसे इकोनॉमी चलती है। तो बड़े नोट जिस काला बाजारियों के पास होता है, जिनके पास ब्लैक का पैसा होता है, वो पैसा मार्केट में आता है। ये एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन छोटे नोट, बड़े नोट निकाल के उससे भी बड़े नोट इंट्रोड्यूस करना, इसको डिमोनेटाइजेशन कम से कम मैं नहीं मानता। पहले 5 लाख रुपए किसी को देना होता तो 1,000 के इसमें भी 5 बंडल जाते थे। अब सिर्फ 2 बंडल और एक आधा 2.5 बंडल में 5 लाख रुपए चले जाते हैं। ये बात तो कुछ गले नहीं उतरती। दूसरी बात है डिमोनेटाइजेशन जब सरकार ने की, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अर्थशास्त्रज्ञ नहीं हूं, लेकिन सरकार जो बोलती है, मेरे जो प्रधानमंत्री है, जब वो बात कहेंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, काला पैसा बाहर निकालने के लिए, ठीक है, आतंकवाद रोकने के लिए, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को पुश करने के लिए, ठीक है, और इन तमाम बातों, इलेक्शन में काला पैसा यूज होता था उसको निकालने के लिए, ये तमाम बातें जब सामने आई, उसमें से कौन से पैरामीटर पे सरकार ने क्या अचीव किया, इस बारे में सरकार मौन है। 5 साल में लगातार ये पूछा जाता है कि नोटबंदी से आतंकवाद रुक गया, नहीं रुक गया। रेदर 2,000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस करने के बाद जो पहला आतंकवादी पकड़ा गया जम्मू कश्मीर में, उसके पास वो 2,000 का नोट मिला। उसके बाद क्या राजनीति में या काला पैसा रुक गया? उसके बाद तमाम चुनाव हुए और इलेक्शन कमीशन ने जो पैसा पकड़ा है, मैं अपना कोई आंकड़ा नहीं बताता हूँ, उत्तराखंड के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 100 करोड़ रुपए कैश पकड़ा। वो कैश कहां से आया? ये तमाम बातें बोलती है कि सरकार ने जिस हिसाब से ये किया था, वो सरकार अपने ही पैरामीटर पे खरी नहीं उतरी और सरकार लगातार फोकस चेंज करती रही। मुझे लगता है कि भारत एक विशाल देश है, एक सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है। यहाँ कोई भी नीति लागू करने के पहले उसके प्रोज कॉन्स पूरी तरह से देखे जाते हैं। ऐसा हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ? क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ी टीम है, देश का क्रीम है सरकार के पास, जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये तमाम बैठ के बात करते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद क्या हुआ? रोज नया सर्कुलर आता था, लोग असमंजस में थे कि पता नहीं था कि नया सर्कुलर और क्या कहेगा। और प्रधानमंत्री कहते थे कि तू डाल डाल, मैं पात पात। ये पत्तों का गेम थोड़ी है कि तूने हुकुम का पत्ता डाला तो मैं उससे बड़ा डालूंगा। ये एक नीति निर्धारण की जगह है। यहाँ पे तू डाल डाल में पात पात नहीं चलता। ये पहले तय होना होता है कि इसमें से जगह कौन सी है, कहाँ लोग जा सकते हैं। ये तमाम जो शॉक ट्रीटमेंट सरकार ने दी, उससे अभी भी इकोनॉमी शॉक में है। नोटबंदी के पहले जो नोट सर्कुलेशन इस देश में 7-17 लाख कुछ करोड़ के आसपास था तब। नोट मुझे 14 नोटबंदी के 4 दिन का पहला जो आंकड़ा है आरबीआई का, वो आज यदि आरबीआई का आंकड़ा 5 साल बाद करो तो वो 28 लाख करोड़ है। इसका मतलब जनता के पास पैसा है। जितना कैश नोटबंदी के पहले था, उससे ज्यादा कैश जनता के पास है। फिर लिक्विडिटी क्यों नहीं? लिक्विडिटी क्रंच क्यों है? बार बार किल्लत क्यों है? किल्लत इसलिए है, जो मैं समझ पाया, लोगों का अब सिस्टम पे विश्वास नहीं, उड़ गया। लोगों का इस पे विश्वास नहीं है कि कौन सा नोट कब बंद होगा, इसलिए लोग छोटे छोटे नोटों में पैसा रखने लगे। लोग इतने डर गए कि बैंकों में पैसा रखने के लिए भी लोगों को अब बैंकों पे विश्वास नहीं रहा। सरकार बार बार कहती है कि खर्चा करो, सरकार नए नए पैकेज देती है, और सरकार का भी एक इकोनॉमी का जो फंडा है, वो कोई भी बता पाएगा, एक बच्चा भी बता पाएगा कि जब आप ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकते हैं तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, डिमांड के साथ फिर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ता है, लेबर बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये चक्र चलता है। ये चक्र आज ज्यादा कैश होने के बाद भी क्यों नहीं चला? क्योंकि जिसके पास कैश है वो बैठा हुआ है। लोग इन्वेस्ट करने में डरते हैं कि कहीं इनकम टैक्स वाले नहीं तकलीफ दे, ये नहीं तकलीफ दे, वो नहीं तकलीफ दे, इसलिए कई पैसा ज्यादा है। सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं हम सरकार की, वो खोई है। बीच में स्टॉक मार्केट उछलता है, वो स्टॉक मार्केट किस भरोसे उछलता है? ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें स्टॉक मार्केट उछलना चाहिए? बाद में किसी ने मुझे, एक बहुत बड़े स्टॉक के प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि जितना सरकारी पैकेज का पैसा है वो ज्यादातर स्टॉक मार्केट में जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अभी बूम में, जब बुल हावी है स्टॉक मार्केट में, ऐसे में लोगों को लगता है कि जो इंडस्ट्रीज के लिए मुझे पैसा मिला है, वो लगा कि मुझे 4-5% का है, यदि मुझे यहाँ 12% का रिटर्न मिलता है तो मैं वो रिटर्न क्यों नहीं करूं? ये छोटे छोटे पोजीशन लेके लोग खेल रहे हैं, इस वजह से भी एक वो बूम सामने आ रहा है। ऐसे कई कारण है। बेसिकली नोटबंदी क्यों की, इसके लिए आज भी सरकार असमंजस में है। आज आप किसी अधिकारी को पूछो, किसी नेता को पूछो ताकत के साथ, किस लिए नोटबंदी की थी, बताइए किस लिए, और उसमें क्या पाया? नोटबंदी हुई थी, उसके बाद डिरेल्ड हुई इस देश की इकोनॉमी। हमारे देश में मोहनजोदारो हड़प्पा से लेके आज तक यदि आप करो तो कभी भी रिसेशन नहीं रहा।
रिसेशन माने कंटिन्यूअस दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में यदि आप माइनस में जाते हैं तो आपकी ग्रोथ, तो आप रिसेशन मानते हैं। ये इस देश में कभी नहीं हुआ। कोविड की बात मैं नहीं करता। उसके बाद हमारे यहाँ एक पैरेलल इकोनॉमी होती थी, घर में महिलाएं पैसे रखती थी, घर में कोई पैसा संभाल के रखती थी, महिलाओं डब्बे में रखती थी, पति से कुछ पैसा लेके बचाती थी, और ये हमेशा रेनी डेज में यानी जब डिफिकल्ट समय आता है तब काम आता था। आज नोटबंदी के बाद सबके पैसे बाहर निकले, आज महिलाओं को पैसा रखने में तकलीफ होती है। ये जो पैरेलल इकोनॉमी होती थी कि घर कहीं ज्यादा परेशान होता तो पति पत्नी को कहता था अरे दे दे यार कुछ वापस कर दूंगा, चलो ब्याज ले लेना मेरे से लेकिन वापस कर दूंगा, कुछ तो दे। तो पत्नी अपने धीरे से पैसे जो बचाए हुए वही घर के पैसे वो इमरजेंसी में काम आते थे। आज आज आपको इमरजेंसी पड़ी तो क्या हुआ, पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तमाम चीजें जो है इसने इस देश को हिला दिया है। इस देश की इकोनॉमी एक पारंपरिक सिस्टम पे चल रही थी, एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चल रही थी। लेकिन सरकार को लगा कि नोटबंदी, जहां तक मेरा विश्लेषण है, मुझे लगा उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सिक्का बहुत तेज पे चल रहा था और सारे सर्वे और ये बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी में कैसा पैसा चलता है सबको पता है। उसके बाद नोटबंदी आई तो सबसे ज्यादा जो हिट हुई वो बहुजन समाज पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। वो तमाम जो लोग पैसा दे के टिकट ले रहे थे वो फिर भाग रहे थे नए नोट ऑर्गेनाइज करने में। ये तमाम बातें हमने देखी है, हमने सुनी है, हमने लोगों से बात की है। ये तमाम चीजें देखने के बाद और जो सरकार का एम था उत्तर प्रदेश में स्वीप करना, और सरकार ने कर भी लिया। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल कहीं कहीं नहीं रही, तीसरे नंबर पे रही, चौथे नंबर पे रही। ये जो किया गया उसके लिए यदि आप ये कहो आतंकवाद रुकना था, उसके लिए कहो कि काला पैसा, कितना काला पैसा व्हाइट हुआ। लोग ये नहीं समझते कि इनकम टैक्स कलेक्शन कम हो गया लेकिन इनकम टैक्स के एसएससी बढ़ गए, लोगों का काम बढ़ गया, जीरो पे असेसमेंट करने वाले कई बढ़ गए। अभी आज भी 7 करोड़ लोग है, 17 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं है। ये तमाम फिगर हमारे नहीं है, ये आरबीआई के ही जो लगातार समय समय पे सर्कुलर आते हैं ये बताते हैं। तो ये तमाम बातों से लगता है कि ये तुगलकी फरमान था। यदि ये किया होता, वैसे ही जीएसटी के साथ हुआ। जीएसटी में 5 फॉर्मेट में जीएसटी निकाला, 5 स्लैब में। जीएसटी 5 स्लैब में शायद विश्व में कहीं होगा, मुझे तो पता नहीं, कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये जब गया तब भी हमने कहा था, तब मुझे याद है मैं एक जगह पे जब पीयूष गोयल के साथ एक कॉन्क्लेव में जब वार्तालाप हो रहे थे और मैं लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो पीयूष गोयल ने इरिटेट होकर पूछा कि आपको क्या लगता है सरकार के पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, मैं स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ऐसे कई लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने बैठ के डिवाइस किया है और यही देश के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और यही आपको आने वाले समय में पता पड़ेगा कि ये कितना अच्छा काम हुआ। आने वाले समय में क्या हुआ, वो 5 का घट के 3 पे आ गया, फिर 2 पे आएगा, फिर क्या 1 पे आएगा, पता नहीं क्या होगा। आज जीएसटी के बारे में कोई भी नई काउंसिल जीएसटी की मीटिंग होती है, सब सांस रोक के बैठते हैं कि नया डिसीजन क्या होगा, कौन सा लिस्ट में क्या जाएगा, किस लिस्ट में से कौन सा सामान किधर फेंका जाएगा, कौन सा किस स्लैब में जाएगा, ये पता नहीं होता। तो छोटे जो वर्कर्स होते हैं, जो इंपोर्टर्स है, जो मैन्युफैक्चरर है, उन्हें ये पता नहीं है कि आज जो हम परचेस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी पड़ता बैठेगी कि नहीं बैठेगी। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ, धीरे धीरे ठीक होने लगा है, उसके फॉर्म का सरलीकरण हो रहा है, ये मैं तमाम मानता हूँ। सरकार लगातार इस बात को रख रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सरकार जब ने जीएसटी लाया तभी फॉर्म का सरलीकरण क्यों नहीं लाया, तभी क्यों नहीं लोगों को विश्वास में लिया गया। क्योंकि सरकार जब नीति निर्धारण करती है तब कुछ तुगलकी लोग बैठते हैं और वो तय करते हैं। क्या किसी आम ट्रेडर को पूछा था ये फॉर्म तू भर पाएगा, अब भर के दिखा। तो यदि उसने अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया तो उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप निकाल सकते थे। लेकिन ये लगातार, क्या जीएसटी आज भी सेटल हुआ है, किसी को पूछो तो मना करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। तो मुझे लगता है 5 साल के बाद जो चीज स्थिति सामने आई, कैश जो लोगों के पास था उससे तिगुना कैश 17 लाख करोड़ से अब 28 लाख करोड़ पे आ गया, करीब करीब दुगना कैश के आसपास, डबल के आसपास लोगों के पास कैश है। कैश क्रंच आज भी है, लिक्विडिटी क्राइसिस आज भी है। ये तमाम बातें सामने आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नोटबंदी एक ऐसा एक डिसीजन था जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम सरकार में जो लोग हैं वो भी दबी जुबान में कहते हैं कि गलत तो हुआ है, लेकिन फिर ये एक्सेप्ट कौन करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ गलतियां एक्सेप्ट करना ये किसी का काम नहीं है। ये वो सरकारें चली गई, वो लोग चले गए, वो राजनीतिज्ञ चले गए जो गलती करने पे सुधारने के लिए बोलते थे कि यहाँ गलती हो गई है सुधार लेंगे। यहाँ तो हम जो कहे वही माय वे और हाईवे। इस डिसीजन में जब सरकार रहती है तब गलतियां करती है, गलतियों का सुधार यदि कोई बताता है तो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, वो चीनी पाकिस्तानी समर्थक हो जाता है, वो हिंदू विरोधी हो सकता है, सरकार विरोधी, देश विरोधी, तमाम तगमे लगते हैं। इसलिए लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया है कि जगह बहुत कम रह गई है जहां लोग सरकार को बताएं कि नहीं ये आपने गलत किया।
गलती जो सरकार काम करेगी वो गलतियां भी करेगी। मैं ये नहीं मानता कि सरकार ने कुछ अच्छा काम ही नहीं किया, लेकिन जो गलतियां की हैं उसको सुधारने की जरूरत है। यदि आप गलती मानो ही नहीं तो सुधरोगे कहाँ से? ये तमाम चीजें हैं जो इस सरकार के साथ लोग लगातार तकलीफ में है, और आज भी वो तकलीफ बरकरार है। मैं अभी दिवाली से लेके, मैं गांव से ही आया, मैं उस जिले से हूँ जिस जिले में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है, यवतमाल जिले में। आज मैं वहां गया, आज किसान पस्त है, कई जगह बरसात से पस्त है, कई जगह बरसात ने क्रॉप को खत्म कर दिया, कई जगह सोयाबीन पड़ा हुआ है। सोयाबीन 4-4 हजार रुपए टूट गया है मार्केट में, क्योंकि इंपोर्ट सरकार ने सोयाबीन करना शुरू कर दिया। तो किसान बहुत हतप्रत है, जो मिलता है बेचारे ले लेते हैं, वो करेगा भी तो क्या करेगा? जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका भी क्या हुआ? वो तो आंदोलन कर ही रहे, 500 से ज्यादा मर गए, लेकिन उसके बाद सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस किसान को खाने के लिए नहीं है, वो खाना खाने की व्यवस्था पहले करेगा या आंदोलन करेगा? वो तो ये मान लेता है कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत में ही रोना है, लेकिन फिर भी हम आत्महत्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम खेती नहीं छोड़ सकते, सिर्फ इसलिए कि कुछ तो उगाते हैं, कुछ तो इस देश के लोगों को पेट भरने में मदद करते हैं। इसके साथ लोग हैं। मार्केट में आज दुकानों को पूछो, ग्रामीण क्षेत्र में इतने बुरे हाल है, खासकर महाराष्ट्र में। सरकार अभी पूरे दिवाली के टाइम पे वहां पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सरकार का, स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसका स्ट्राइक चल रहा है। लोगों को भाई दूज के लिए लोग 12-12 किलोमीटर अपने बहन को मिलने के लिए पैर पैर जाते हुए मैंने देखे। हर एक के पास मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं होती। ये तमाम बातें बताती है कि अभी भी जो नोटबंदी के बाद जो डिरेल्ड हुआ मामला, वो सरकार कितना भी फिगर्स बताए, सरकार ठीक है। कितना भी ग्रोथ रेट बताए, लेकिन वो जो डाउन द लेवल, जो ग्राउंड रियलिटी है कि अभी भी उस शौक से लोग उभरे नहीं है। 5 साल हो गए, मुझे लगता है 5 साल और लगेंगे नॉर्मल होने में। फिगर्स बताए, सरकार ठीक है। कितना भी ग्रोथ रेट बताए, लेकिन वो जो डाउन द लेवल, जो ग्राउंड रियलिटी है कि अभी भी उस शौक से लोग उभरे नहीं है। 5 साल हो गए।